नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज का हमारा विषय है दल बदल से क्या जीत की राह निकलेगी। भारतीय राजनीति में दल बदल करना कोई पुरानी रीत नहीं है। दल बदल के जब दुष्परिणाम सामने आने लगे तो 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन इस कानून के बाद भी लोगों ने राह निकाल ली। राजनेताओं को हर चुनाव में दल बदल याद आता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर दल बदल कराया। इस बार उसे यही धोखा हुआ। जितने आए थे उतने चले गए। चुनावी रणनीति की पहली बाजी अखिलेश ने जीतती ही दल बदल के मामले में अखिलेश इस बार आगे निकले और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित तमाम विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप बैठने वाली थी। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। इसके बाद यह संदेश देने की कोशिश की गई कि हमारे पास बेटियां आ रही हैं। इसके अलावा दल बदल करके ही प्रियंका मौर्य, जिसने कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे को जीवंत किया था, उसको पोस्टर गर्ल बनाया था कांग्रेस ने, वह भारतीय जनता पार्टी में है आज। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघप्रिया गौतम, वह भी भारतीय जनता पार्टी में है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है बेटियां सिर्फ भाजपा में ही सुरक्षित है। लेकिन इन तमाम सारे सवालों के बीच सवाल आखिर यही उठता है, क्या दल बदल से जीत की राह निकलती है? यही हमारा आज का विषय भी है। और हमारे साथ इस विषय में हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक वर्मा, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव, कांग्रेस से रफत फातिमा और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी अपनी स्वतंत्र व निष्पक्ष राय रखने के लिए। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही कर लेते हैं। आलोक जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार दल बदल की एक बड़ी परिपाटी शुरू की थी, तमाम सारे छोटे बड़े दलों को शामिल किया था। इसके अलावा बहुत सारे दलों से नेताओं को तोड़ करके लाए गए थे। इस बार अखिलेश यादव ये कर रहे हैं। तो क्या दल बदल करना राजनीति की आवश्यकता है और क्या दल बदल से जीत की राह निकलती है? आलोक जी, इसके बाद हम कपिश जी के पास आएंगे। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और जिस राह पर चलती है, देश को आगे बढ़ाने की राह पर चलती है। बाकी दल जो अपने एक चेहरे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उससे कहीं इतर भारतीय जनता पार्टी का की सोच है और भारतीय जनता पार्टी उस विजन को लेकर के आगे बढ़ती है। बहुत सारे चेहरे हर बार आते हैं, बीच में भी आते हैं, बाद में भी आते हैं। भी अरुण जी का नाम आपने सुना होगा, 10 साल उनकी नौकरी बची थी, उनका बयान भी आया, आपके चैनल पे भी शायद वो चला था कि लेकिन वो दल देश बदल में को नहीं आगे आएंगे ना आलोक जी, वो दल बदल में नहीं आएंगे, वो पार्टी में शामिल हुए हैं, वो नए नेता है। दल बदल में स्वामी प्रसाद मौर्य, अपर्णा यादव, प्रियंका वर्मा, ये लोग आएंगे। जी आप बोलिए। कोई किसी पार्टी में असहज होता है। अगर समाजवादी पार्टी अपना घर नहीं बचा पा रही है, अपना परिवार नहीं बचा पा रही है, तो उसमें हमारा क्या दोष? अगर कोई कोई पार्टी का कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था रखता है, प्रधानमंत्री जी में आस्था रखता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी में आस्था रखता है और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें क्या इतराज है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प हमने पहले से ही ले रखा है। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग चेहरे के लोग अलग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको जिस जगह पे उनकी जरूरत होती है, कभी संगठन में, कभी सत्ता में, उनको लगाती है। तो मुझे लगता है कि देश को आगे बढ़ाने का जो हमारा मिशन है, इसमें बहुत मायने नहीं रखता कि कौन आता है और कौन चला जाता है। तो अब आप ये बताइए, अपर्णा यादव के आने से क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने की उम्मीदें बढ़ी हैं अपर्णा यादव के आने के बाद? हम बहुत चिंता इस पे नहीं करते कि वोट बैंक बढ़ गया है, सीटें बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। कोई चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, देश की नीतियों से प्रभावित है, देश किस तरीके से आगे बढ़े इस पर चिंता करता है, तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हमारे हमारे रणनीतिकार अगर फैसला करते हैं कि कोई सच में अगर ये चाह रहा है कि देश आगे बढ़े, तो हमें एतराज किस बात का होना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि हमें इस पर एतराज होना चाहिए? ये ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन यही ऐतराज तब था जब स्वामी प्रसाद मौर्य सहित तमाम सारे नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किए थे, ऐतराज जताया था। तो जैसा आप कर रहे हैं वैसा वो भी कर रहे हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है?
स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत रहा। 5 साल वो सत्ता में रहे, 5 साल एक बड़े मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो निश्चित रूप से उनके जाने का भी दुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक देखने वाली बात है कि उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, उन्होंने जो बयान दिया उस पर भी आपको गौर करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही वो सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर दूसरी बेटियां भी भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित महसूस करती हैं, अगर देश, उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी मानते हैं जो माफियाओं को सपोर्ट नहीं करता, जिस पार्टी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में 400 दंगे नहीं होते, और लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2022 में आगे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आलोक वर्मा जैसे किसी कार्यकर्ता के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए हैं तो एक मिशन लेकर के शामिल हुए हैं। हम कोई अपराध में शामिल होने के लिए या फिर अपने किसी उल्टे सीधे काम को सही करने के लिए किसी पार्टी का सहारा तो नहीं लेते। हम तो देश की तरक्की में आगे बढ़ने और अपना योगदान करने के लिए इस पार्टी में शामिल होते हैं, और हमारे जैसे हजारों जो नौजवान हैं, हजारों नवयुवक हैं, हजारों लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और देश की बढ़ोतरी में, देश को आगे बढ़ाने। ठीक है आलोक जी, कपीश जी से जवाब ले लेते हैं। कपीश जी, ये सही है कि दल बदल हर चुनाव की एक परंपरा बन चुका है। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही दल बदल होने लगता है, और यह दल बदल तब होता है जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाती है। 5 साल तक हम सरकार में रहते हैं, तमाम मंत्री सरकार में रहते हैं, अचानक उनको लगता है कि इस सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ या पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, या जो उनकी अपनी एक राजनीति की शैली है उनके साथ अन्याय हुआ, और वे किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। तो क्या यह राजनीति की सही दिशा में जाता हुआ कदम है? और क्या आपको लगता है कि अब जो राजनीति है उसमें विकास के मुद्दे हों, धर्म के मुद्दे हों, या डेवलपमेंट की बातें जो हम चुनाव से पहले तमाम बातें करते रहते हैं, उन सब से हट करके दल बदल, जातिगत आंकड़े, बस यही रह गया है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी इसीलिए लेकर आई ताकि पिछड़ों के वोटों को बंटने से रोका जा सके? कपीश जी। देखिए उपाध्याय जी, जो लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिस्थितियां हैं और जो दल बदल है जिस पर आपने कहा, वो बहुत गंभीर विषय है। लेकिन बावजूद इसके आपने देखा कि दल बदल होते हैं, कानून होने के बाद भी होते हैं, और उससे लाभ और हानि जो है वो भी आपने सामने आते हुए देखी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि दल बदल की जगह दिल बदल हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और वो तब होता है जब आप बच्चे से कहते हैं कि भैया ये आग है, इसको मत छूना, जल जाओगे। तो वो आग को जब छूता है तभी उसे पता चलता है कि वो जल गया, क्योंकि आपके कहने से नहीं मानेगा। तो यही चीज भारतीय लोकतंत्र में भी रही है। और मैं एक चीज से आपको संदर्भित करना चाहता हूं कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है इसने बेसिक अपनी राजनीति देश में, पहले तो जब अटल जी की और अडवाणी जी दो ही इनके चुन करके आते थे तो इनकी एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी। लेकिन आगे चल करके जब सत्ता की राजनीति के लिए इन्होंने अपनी चाहत की तो इन्होंने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाया और देश में जोड़ने की जगह तोड़ने की राजनीति इन्होंने करने लगे। और इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, धर्म के आधार पे तो किया ही किया, लेकिन जब ये 350 आए थे तो इन्होंने एक विशेष जाति के ओबीसी का चेहरा दिखाकर अन्य ओबीसी की जातियों को तोड़ने का काम किया था। और जब वो अपने साथ उन जातियों को लेकर के गए और उन्होंने सत्ता में भागीदारी तो दी, लेकिन हाथ दोनों बांध दिए, जिनसे वो कल्याण नहीं करते। और शायद इस बात को ये कहते ही समझ में भी नहीं आता है कि इन्हें कहाँ से मैं कहूँ कि उन्होंने कभी आपत्ति दर्ज नहीं की। अरे उन्होंने लोकतंत्र में आपत्ति जो पार्टी के अंदर रहते हुए, मंत्रालय के अंदर रहते हुए की जा सकती थी वो सब की। और उसके बाद भी जब आपने नहीं सुना तो 200 कम नहीं होते हैं, 200 विधायक आपके और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ही विधानसभा पे धरने पे बैठ गए। वो आपके सामने था। और बीएल संतोष से लेकर के जो दिल्ली की भाग दौड़ चली और जो नरेंद्र मोदी जी की भाग दौड़ चली, उससे सारे लोग वाकिफ हैं। तो जो ये चीजें हुई हैं, वो जो पिछड़े समाज के साथ इन्होंने वायदा किया, वायदा खिलाफी की, आपने खुद देखा कि जो 69,000 शिक्षक हैं, 72,000 शिक्षक की भर्ती थी, उनमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही इस बात को उठाया कि भैया जहाँ 27% आरक्षण संवैधानिक है, वहाँ ये 3 से 4% दे रहे हैं, ऊपर से लाठीचार्ज करवा रहे हैं।
तो ये जो आमूलचूल रूप से इन लोगों को जा करके अपने समाज के अंदर, जिस समाज ने इनको अपने उत्थान के लिए आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना था और आपको आगे बढ़ाने के लिए भेजा था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो इस तकलीफ से भी थे कि सोच लीजिए कि 2017 से लेकर 2019 तक जो श्रम विभाग के द्वारा जो है बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं, उसको भी जारी करने से रोक दिया गया था। तो इन्होंने किस तरीके की तानाशाही अपने पार्टी में की है वो सर्वविदित है, किसी से छुपा नहीं है। उसका परिणाम था, चाहे इनके कैबिनेट मंत्री हो या 14 कुल मिला के विधायक, जो सिटिंग विधायक थे, वो वापस आए हैं और उन्होंने ये बात जो इन पे आरोप लगाए उस पर जवाब इनको देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वास्तविक परिस्थितियां बताई। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जो परिवार वाले हैं उनके तो परिवार को ये तोड़ के ले रहे हैं, लेकिन ये बेपरिवार वाले ही परिवार तोड़ने पर आमादा है। सबसे बड़ी बात तो इसी चीज की है। और हम एक बात ये कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने हमारे परिवारवाद की जो तोहमत थी, अगर हम देते टिकट उपाध्याय जी और उनको जिता करके ले जाते तो ये कहते कि देखिए साहब परिवारवाद हो रहा है। जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी को टिकट देते हैं, जब ये उत्कर्ष मौर्य जी को टिकट देते हैं, जब ये सांसद बना देते हैं उनकी बेटी को, तो वो परिवारवाद नहीं होता है। ना 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 ना, हाँ राम 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 राम, मेरा परिवारवाद सबसे अच्छा है। तो बात इस चीज की, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जान गई है कि समाजवादी पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है। अगर उसके परिवार से आगे का परिवार आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि जो आपने एक नैरेटिव सेट किया था इस देश और उत्तर प्रदेश में, वो टूटते हुए नजर आए, चाहे वो संघमित्रा से हो और चाहे वो अपर्णा जी से हो, तो वो आपके सामने। लेकिन इनकी हम कांग्रेस की रफत फातिमा से भी जवाब ले लेते हैं। फातिमा जी, कांग्रेस में आखिर क्या दिक्कत है? एक नारा दिया गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसकी पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका वर्मा, और ऐन चुनाव के वक्त पर वो छोड़कर चली गई। उसे लगा कि वहां सिर्फ नारा है, यहाँ वो बेटियां सुरक्षित है। ऐसा उन्होंने तमाम सारे अखबारों को, टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया। कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है? लोग उन्हें की छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर कोई सपा में शामिल हो रहा है, कोई बसपा में शामिल हो रहा है, कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है। कांग्रेस से लोग भाग क्यों रहे हैं? कहाँ नहीं भाग रहा है, सब तरफ भाग दौड़ी मची है। चुनाव नजदीक आते ऐसी चीजें देखने को मिलती है, हर दल इधर उधर भाग रहा है। तो कभी इसके बारे में तो ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस से ही लोग भाग रहे हैं। और दूसरी बात जहां तक है कि विचारधारा का बहुत बड़ा सवाल है, जो जिसकी विचारधारा पूरी तरीके से संगठन के साथ नहीं है, वैचारिक रूप से वो उससे नहीं जुड़ा होता है। और अभी आपने जिस लेडी की बात करी, वो अगर पोस्टर गर्ल बनी है तो कहाँ से बनी है? कांग्रेस ने ही उनको इतना ऊपर बना दिया कि आज वो अपने को पोस्टर गर्ल कह रही है। टिकट ना मिलना ना और मिलना दोनों ही देखिए हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हर को टिकट मिल जाए। इसलिए जो टिकट के लिए अगर नाराजगी दिखाना और इधर उधर भागना, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से वो कांग्रेस से जुड़ी ही नहीं थी। वो अपने लिए, जो अपने लिए सिर्फ जीता है और संगठन के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं होता, तो वो इधर उधर भागने लगता है, पलायन होने लगता है। और जहाँ तक अपर्णा जी की बात चल रही, तो उनके रिश्तेदार हैं, योगी जो उनके मामा है, तो जाहिर है रिश्तेदार सब एक हो गए। तो इसलिए मुलायम सिंह जी उनके ससुर हैं, अखिलेश यादव उनके जेठ है, तो ये तो रिश्तेदारी उधर भी है, मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है तभी तो इसलिए सब एक है। तो इसलिए जो सब इधर उधर भाग दौड़ रहे, अपना जो है कहीं ना कहीं वजूद तलाश रहे। और अगर विकास की बात करी जाए, अगर हम जन नीतियों की बात करें, तो जन विरोधी नीतियां अगर किसी ने जो है सबसे ज्यादा जन विरोधी नीतियां अगर किसी ने बनाई तो वो भाजपा ने बनाई। और विकास के मॉडल की जहां तक बात है, तो विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है। तो जनता सर्वश्रेष्ठ है, वही 2022 में जो उसके न्याय की लड़ाई के लिए खड़ा रहा, जो उसके साथ खड़ा रहा, उसके साथ ही जाएगी। एक और सवाल कि लगातार ये सवाल ये आ रहे हैं, अखबारों में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है सपा को नहीं चाहती कि वो सत्ता में आए, कांग्रेस की लड़ाई सपा से है। क्या ये सही है? नहीं, कांग्रेस की लड़ाई मतलब क्या? कांग्रेस अपने बलबूते पे अपने को जो है यहाँ पे 2022 में अगर कोई मुख्य विपक्ष में है तो सिर्फ कांग्रेस ही दिख रही है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब अपने अपने चुनाव लड़ना, सबका अपना संवैधानिक अधिकार है। हमारा अपना जो है वो हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। हमने जिस तरीके से लगातार मेहनत करी है, प्रियंका जी लगातार संघर्ष करा है। जब कोई नहीं सड़कों पे था तब प्रियंका जी सड़कों पे थी और संघर्ष कर रही थी। अगर आप लखीमपुर खीरी का देख लीजिए, हादसा जिस तरीके से हुआ था, तो प्रियंका जी वहां तक पहुंची और संघर्ष करके पहुंचे, ऐसे जाने नहीं दिया गया। जब अपराधी जो है दूरबीन से नहीं दिख रहे थे, तब अपराधी इनके पास खड़े हुए थे। अमित शाह कहते हैं अपराधी हमें दूरबीन से दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, तब अपराधी इनके बगल में खड़े होते हैं। तो ऐसी जिस तरीके से सरकार ने दोहरा रवैया
जनता को जिस तरीके से ठगा है, और आज जिस तरीके से ईमानदारी और सोच और नियत की बात होती है, तो सबसे बेईमानी अगर करी गई तो जनता के साथ करी गई है। तो हम ना ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी है, कोई किसी दल ने उस तरीके से जो है मुख्य विपक्ष का रोल नहीं अपनाया। ठीक है प्रमोद जी, चूंकि अभी तो चुनाव का वक्त है, राजनीतिक दल अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, लेकिन दल बदल को आपने बहुत पुराने समय से देखा है। दल बदल कोई नई चीज नहीं है, हर चुनाव में ये देखने को मिलता है और आने वाली सदियों तक हर चुनाव में ये देखने को मिलेगा। 1973 में से लेकर के 1985 तक दल बदल की हालात बहुत खराब थी। कोई किसी दल से जीत कर आता था और दूसरे दल में शामिल हो जाता था। लिहाजा 1985 में दल बदल विरोधी कानून बना, लेकिन उस कानून को तोड़ने के तमाम सारे रास्ते तमाम लोगों ने निकाल लिए और चुनाव जब आते हैं, आचार संहिता लग जाती है, तब लोग इस्तीफा देते हैं, पार्टियां बदलते हैं और अपनी सुविधा अनुसार दलों में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो दल बदल की राजनीति है, इससे क्या नफा है, क्या नुकसान है? क्या इस दल बदल की राजनीति से जो जनता के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं पीछे नहीं छूटते हुए आपको दिखते? और ऐसा लगता है जैसे जातिगत राजनीति अचानक से उभार पर आ जाती है, और यही हमारे राजनीतिक दल चाहते भी हैं कि जातिगत राजनीति अगर उफान पे आएगी तो उनको फायदा होगा। प्रमोद जी। प्रमोद गोस्वामी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब आवाज आई है। हाँ प्रमोद जी, मेरा सवाल ये था कि दल बदल विरोधी कानून 1985 में बना। 1985 में कानून बना, उससे पहले तक दल बदल इस कदर होता था कि कोई किसी दल से चुनाव जीत करके आता था और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता था, उसे उसकी सुविधा के अनुसार पद वगैरह मिल जाता था। लेकिन इस गंदगी को देखते हुए 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि तमाम सारे रास्ते दल बदलने के भी निकाल लिए गए, और अब तो ये होता है कि 20-20 विधायकों को एक साथ इस्तीफा दिलाओ, उनको चुनाव लड़ाओ और फिर पूरी सरकार बना लो। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, कई जगह ऐसा होता हुआ आया है। और अब चुनाव के ठीक पहले लोग पाला बदलते हैं, तो विकास के मुद्दे आपको नहीं लगता कि कहीं पीछे छूट रहे हैं? उपाध्याय जी, एक लंबे समय से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 85 से पहले भी अगर आप आ जाएं, 2-4-5 वर्ष पहले, तो उसके बाद से अब इन पॉलिटिशियंस का, इन राजनेताओं का जन सरोकारों से तो कोई मतलब नहीं रह गया है। आप ये उठा के देख लीजिए कि या तो सत्ता के लिए, या वहां अगर टिकट नहीं मिल रही है, मान लीजिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जनता इस जिले की इनसे खुश नहीं है, वहां इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगे और उनको वो टिकट नहीं देती है, तो वो तत्काल पार्टी बदल देते हैं और वो दूसरी पार्टी में जाके फिर, और वो भी दूसरी पार्टी भी उनको तत्काल बहुत गाजे बाजे के साथ अपने आलिंगन कर लेते हैं और उसको टिकट भी दे देते हैं। तो अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दिक्कत ये है कि अब ना तो दलों की, ना दलों के मुखियाओं की, और ना ही जनप्रतिनिधियों का ये मतलब रह गया है कि वो जन सरोकार के लिए राजनीति कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अब राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। अब राजनीति में आने के मतलब है कि कैसे हम विधायक बने, और विधायक बनने के बाद कैसे जोड़ तोड़ पैसा देके, और ये छोड़ दीजिए, आप बहुजन समाज पार्टी में ले लीजिए, ये खुलेआम है कि वहां टिकट लेने के लिए आपको पैसा देना है। तो जब हम पैसा देके टिकट लेंगे तो फिर वो हम कहां से निकालेंगे? तो जन सरोकार तो नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से ये अब गड़बड़ियों का, भ्रष्टाचार का, जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं, विकास का कोई अर्थ नहीं, ये खाली एक थोथे नारे हो गए कि हम विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, हम ये विकास करेंगे, उस दल वो विकास करेंगे। सत्य तक कड़वा सच ये है, कोई स्वीकारे अथवा न स्वीकारे, अब ना तो मूल्य रह गए हैं राजनीतिक दलों में, पार्टियों में, सिद्धांतों में, न चाल रह गई है, न चरित्र रह गया है, न चलन रह गया है। लेकिन हर दल चाल, चरित्र, चलन, विकास, मुद्दे, नौकरियां और फैक्ट्रियां, ये सब आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, आप सारे दलों को उठा के देख लीजिए, किसी एक दल के लिए आप आरोप नहीं लगा सकते हैं।
जो चाल चलन की भी बात करते थे, वो भी आज जैसे हमने देखा कि चुनाव से पहले तक बड़े बड़े विकास के विज्ञापन जारी किए गए, लेकिन अंत में वही सब जाति पर आकर चुनाव टिक गया है। और उसकी मुख्य वजह यही है कि जो जातिगत नेता है वो अपनी सुविधा के अनुसार कभी इस दल में कभी उस दल में कूद फांद करते हैं। उपाध्याय जी, मैं इस पे एक चीज खाली जोड़ना चाहूंगा कि 17 में भारतीय जनता पार्टी ने, अभी जो वर्मा जी ने कहा कि ये हमने शुरुआत की थी, ये सही है कि जो अति पिछले थे, चाहे वो पटेल हों, चाहे वो कुशवाहा हों, चाहे वो और राजभर हों, इन सारे निषाद हों, इन सबको जोड़ने का काम किया। जो पहले राजनीतिक पार्टियां उनको महत्व नहीं देती थी, इनको इन्होंने जोड़ा और सत्ता हासिल कर ली। लेकिन उन लोगों को वो बांध नहीं पाए, उनके ग्रीवांसेस को। उस समय जब इनको लेना था तो उनको बड़े बड़े भरोसे दिए कि नहीं, आपकी जात के लिए हम आपकी जात को उठा के इतना बड़ा कर देंगे, आपका विकास उत्थान इतना कर देंगे। और उसके बाद वही नेता अपने जात की समस्याओं को लेके, अपने विकास को लेके, इन सारी लेके नाराजगी करते रहे, और अब वो समाजवादी पार्टी में है। आप अगली बार देखिएगा कि हो सकता है यही दल के लोग जो यहाँ आ गए वो कल कहीं और होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, बिल्कुल ये सही आपने कहा प्रमोद जी। आलोक जी, जैसा अभी आपने प्रमोद जी को सुना, प्रमोद जी का कहना है कि जिन दलों को आप लेकर के आए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, तमाम सारे छोटे दलों को लेकर आई थी, और बहुत सारे राजनेताओं को जो अपनी जातियों के प्रमुख माने जाते थे उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। लेकिन ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रॉपर सम्मान नहीं हुआ, या उन जातियों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। क्या ये सही है? क्या इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 17-18 लोग आपके छोड़ करके गए? आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक विजन पे चलती रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश की तस्वीर, हिंदुस्तान की तस्वीर हमको बदलनी है, और यही हमारा विजन रहा है, यही हमारी पहली लाइन रही। बहुत सारे लोग अलग अलग समय पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन आज भी अगर हम जिस लाइन पे चल रहे हैं वो लाइन हमारी यही है। अगर आप देख रहे हैं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में है, उसी तरीके से वो इजी महसूस कर रही हैं, उसी तरीके से वो कह रही हैं, साफ साफ बयान उनका आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सबसे बेहतर पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी में उनकी सांस घुटती, ऐसा तो नहीं 2024 तक वो है, क्योंकि अगर वो इस समय समाजवादी पार्टी में जाती है तो उनकी संसद सदस्यता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 का वो इंतजार कर रही है? भविष्य वक्ता तो हूं नहीं उपाध्याय जी, मैं क्या बताऊं कि भविष्य में क्या होगा, कौन कहां जाएगा, कौन कहां नहीं जाएगा। लेकिन आज का जो बयान है, आज तो मैं देख रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर किसी दल को कुछ कह करके चले गए, किसी दूसरे दल में चले गए, उनकी बेटी ही कुछ दूसरे तरीके का बयान दे रही है। सपा की फैमिली में, मुलायम सिंह की फैमिली में छोटी बहू कुछ और बयान दे रही है, और साफ साफ कह रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी, असीम अरुण जी ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के दलित तबके से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो 10 साल का कैरियर सेक्रीफाइस करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर भारतीय जनता पार्टी उनको लगी होगी, तब उन्होंने एक आईपीएस के तौर पे, कानपुर पुलिस कमिश्नर के तौर पे अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कि जो लोग देश को बदलना चाहते हैं, जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश को सिरमौर देखना चाहते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की टीम में आ रहे हैं, योगी जी की टीम में आ रहे हैं। आज सवेरे में पढ़ रहा था, एक डेटा निकला है और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा बड़ा मजेदार है। अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने एक सर्वे किया है। सर्वे में आज भी नरेंद्र मोदी जी पहले पायदान पे हैं, दुनिया के पहले पायदान पे। 71% लोगों ने उनको जो है स्वीकार किया है, स्वीकृत रेटिंग उनकी 71% है। उसमें बाकी डेटा भी मैं आपको दे दूं, 4-5 दूसरे देशों का डेटा दे दूं। मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं लोपेज ओब्राडोर 66%, इटली के प्रधानमंत्री हैं अभी आलोक जी, हम दल बदल पे बात कर रहे हैं, हम मोदी जी की लोकप्रियता पे ये विषय ही नहीं है, ये और ये बहस भी मोदी जी की लोकप्रियता पे नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश पे बात करनी चाहिए। खैर, मैं आपके पास आता हूं। कपीश जी, आपकी पार्टी में जब लोग शामिल होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने असीम अरुण जी और एक आईएएस और कुछ लोग और शामिल हुए थे, तब बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आईपीएस नौकरी छोड़ करके आते हैं,
तो हमारी पार्टी में और उनकी पार्टी में बेसिक अंतर यही है। उन्होंने नाहिद हसन को बताया, उन्होंने कहा कि इमरान मसूद वह नेता जिसने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी काट दी जाएगी, और फिर उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ इमरान मसूद का कि मुझे कुत्ता बना दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर इमरान मसूद सपा में है, तो सपा के साथ में ये मिथक साथ साथ क्यों चलते हैं कि उनके साथ जो आते हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं या विवादित पृष्ठभूमि के होते हैं। देखिए, एक बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट करना एक अलग बात है और चैनलों पे बैठ करके बोल लेना और प्रसारित करा लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा ऐड देने वाली पार्टी। नाहिद हसन तो जेल में है, उसमें क्या मतलब नैरेटिव सेट होगा? नाहिद हसन जेल में है, आज उनकी बहन ने पर्चा भरा है, हो सकता है कि उनका पर्चा खारिज हो जाए आपराधिक पृष्ठभूमि में, तो उनकी बहन का पर्चा रह जाए, तो नैरेटिव कहाँ सेट हुआ कपीश जी? ये तो मतलब सामान्य सी बात है। मैं उनके बहन का ही पर्चा रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरह। क्या हमने कभी अपना कोई मुख्यमंत्री ऐसा बनाया है कि जो वर्तमान समय में 302, 307, 153 बी के केसेस चल रहे, विचारण चल रहा, आपराधिक इतिहास तो एक केस के बाद दूसरे से होता है, 3 केसेस हैं। तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, गोरखपुर के सीबीएम कोर्ट में 2 केस ट्रायल हो रहे हैं। एक महाराजगंज कोतवाली का मामला है, पचरुखिया कांड, जिसमें 302 के वो मुलजिम। तो आपके पास तो यही आपका वर्जन कह रहा है। और डिप्टी मुख्यमंत्री जिस पर मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा, पशु तस्करी से लेके अपहरण से लेके भूमि कब्जा करना, और अभी 419-20 अभी हाल में 6 महीने पहले 419-20 67 471 की वो मुलजिम है और ट्रायल में। एडीआर की रिपोर्ट है, कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक पर हीनियस क्राइम है, यानी संज्ञेय मामला है, अजमानती चाइल्ड राइट्स एक्ट कोर्ट है। और इनके 35 ऐसे सांसद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी अभी जकारिया का केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल पर है। और अमित शाह जी पर क्या रहा? और दूसरी बात वो सब छोड़ दीजिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिन्होंने उकसाया 25 सितंबर के बयान से और 4 किसानों की हत्या करा दी, एक पत्रकार की हत्या करा दी, जो कि नामजद अभियुक्त है 154 के एफआईआर के अंदर, और 120 तो जेल में है ना? 2 के मुलजिम है। तो जेल में उनका बेटा, उनका जेल में नहीं, उनका बेटा जेल में है, वो क्यों नहीं है? अरे तो वो क्यों जेल में जाएंगे? वो थोड़ी घटना स्थल पे, वो क्यों जेल में जाएंगे? अब ऐसे तो मुख्तार अंसारी जेल में, मुख्तार अंसारी के भाई को आप टिकट दे रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी के भाई को थोड़ी अपराधी मान लेंगे, उनको थोड़ी जेल भेज देंगे। पर्सन आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिमिनली ट्रायल देखता हूँ। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता तक कम से कम वकालत में आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं सामान्य जनता के नाते सवाल कर सकता हूँ। सही बातें चली जानी चाहिए और आप उसके लिए एकदम सही हैं। मैं इस बात को रखना चाहता हूँ आपसे कि 154 सीआरपीसी में संदेह अपराध की सूचनाएं दर्ज होती हैं, उसको हम एफआईआर कहते हैं, और उसमें ये नेम्ड है इनके पिताश्री। और पिताश्री क्यों नेम्ड है? क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। 25 सितंबर को इन्होंने कहा कि मेरा कौन हमारा इतिहास नहीं जानता, मैं विधायक बनने से पूर्व, मैं मंत्री बनने से पूर्व, मैं सांसद बनने से पूर्व क्या था। हत्या के मुकदमे उन पर पहले भी ट्रायल हो रहे हैं, 307 का भी मामला है। लेकिन उन्होंने कहा था 5 मिनट में किसानों को उठा दूंगा, और उन्हीं की थार गाड़ी और उन्हीं का लड़का, और उन्होंने बाकायदा चढ़ाई गाड़ी और हत्या की। और ट्रांसपेरेंसी आपकी 161 के बयान में भी पुलिस की आई और आरोप पत्र में भी आई। लेकिन गृह राज्य मंत्री को हम लोग कहते रह गए, किसान कहता रह गया कि आप कम से कम पद से हटा दें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही से हो सके। तो आज 154 का नेम्ड आदमी किस आधार पर निकाला गया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य को मोल्ड नहीं किया जा सकता है। ये तो अभी 219 सीआरपीसी से ये फिर बिल्डिंग बन जाएंगे जब ट्रायल के बीच में आएगा कि। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो ये नंबर 1 से लेकर के ऊपर वाले नंबर तक मैंने मिला करके आप एविडेंसेस दे दिए। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेंगे उसका। हमारे साथ आलोक जी बैठे हुए हैं भाजपा के, हम बताइए जी। आलोक जी, मैं तो कभी कभी दंग रह जाता हूं उपाध्याय जी कि कपीश जी कैसे एक सांस में झूठ बोल सकते हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अरे साहब, मथुरा भूल गए क्या आप? मथुरा में क्या, मथुरा कांड में क्या हुआ था? जवाहर बाग कांड में क्या हुआ था? राम वृक्ष यादव कौन था? 29 लोग कौन मारे गए थे, जला के मारे गए थे? उनके पीछे कौन सैफई परिवार का नाम था, भूल गए क्या?
याद नहीं रह गया क्या आपको? क्या आपको मुजफ्फरनगर याद नहीं रह गया क्या? जो माफियाओं को प्रश्रय देते थे, मुख्तार अंसारी की बात आप कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी, चलिए छोड़ दीजिए, हम भूल भी जाए 5 साल पहले। अरे कपिल जी सुन लीजिए, अरे कपिल जी सुन लीजिए पहले। सुरेश राणा जी ये मुख्य अभियुक्त हैं और उनके ऊपर से योगी आदित्यनाथ मुकदमा उठा रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक दिया, तो दंगेबाजों में तो आप हैं। आप किसके ऊपर बात करना चाहते हैं? अरे मैं इस पर बात कर रहा हूं। आपने कहा मुजफ्फरनगर का आपने नाम ना लिया होगा तो मुझे कहना पड़ता किसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, किसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाने से मना कर दिया, ये तो मुझे कहना पड़ेगा ना। आप भ्रामक तथ्य न करो, आप पूरा बोले, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आप भ्रामक तथ्य न करो। मुजफ्फरनगर का मुख्य दंगा का अभियुक्त जो 60 लोगों के मृत्यु का कारक बना, हत्यारा बना, वो संगीत सोम है। दे दीजिएगा, मुख्तार अंसारी का भी जवाब दे दीजिएगा। कपिल जी, अब मुजफ्फरनगर दंगों की बात चली गई है, तो उसमें ये था कि जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया था उनको रात को आपके ही एक मंत्री ने छुड़वा दिया था थाने से, उसके बाद दंगा भड़का था। ये तो मतलब तमाम अखबारों में आज भी रिकॉर्ड में है। उपाध्याय जी, नैरेटिव कुछ भी सेट होता रहे, 5 साल इनकी सरकार चली है, 5 साल इनकी सरकार चली है, दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर दिया इनकी सरकार ने? मैं तो ऑन एविडेंस से बात कहना चाहता हूँ, तथ्य के साथ बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोगों ने कहीं अपराध किया था, चाहे जवाहरलाल कांड जिसमें ये बता रहे हैं, तो इनकी सरकार क्या चूड़ी पहन के खंगा रही थी पिछले 5 वर्ष? और बोलने के लिए आप बैठे हैं झूठ। ये आपको इनकी पार्टी तो दावा कर रही है कि हमने तमाम माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चलाए हैं और गरीबों के मकान बनाए। इन्होंने तो माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चलवाए हैं। सीआईए का जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनको उन्होंने उनके बाकायदा उनकी संपत्तियां कुर्क करवाई है, एनकाउंटर हुए हैं। मतलब ये तो अपना दावा पेश करते ही है कि अपराधियों पर लगाम लगाइए। भारतीय जनता पार्टी तो इसी मजबूत इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही है, दमदार सरकार, अपराधियों पर। 19 मार्च 2017 से देवमणि जी जो इनके ही विधायक हैं, उन्होंने 80 विधायकों की लिस्ट दे दी और वो लिस्ट कहिए तो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ कि किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं। क्या कोई सरकार ऐसी हो सकती है कि वो सेलेक्टिव कार्रवाई करेगी तो अपराध रोक देगी? मैं तो ये पूछता हूँ कि वहाँ बुलडोजर कब जाएगा, मंत्री के यहाँ बुलडोजर कब जाएगा, ये नहीं बताने के लिए तैयार। धनंजय सिंह क्या बुलडोजर कब जाएगा, ये नहीं जाने बताने के लिए तैयार। तो इनसे पूछे भूषण सिंह पर विजय कब जाएगा, ये बताने के लिए तैयार नहीं। कपिल जी मान लीजिए धनंजय सिंह क्या बुलडोजर नहीं जा रहा है, तो जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के यहाँ जो बुलडोजर चला, उसको आप ये बता रहे हैं कि वो गलत चला? क्या उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? आपका आशय ये है कि अगर उनके यहाँ चला तो धनंजय के यहाँ भी चलना चाहिए? उपाध्याय जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे मित्र बता देंगे। मुझसे नहीं, आलोक जी से। जो ये बुलडोजर, हाँ आलोक जी बताएंगे आपके माध्यम से। अरे तो आप आलोक जी बताएंगे आपके माध्यम से कि ये हमें सिर्फ इतना बता दें, हम तो पूरा नहीं ये सिर्फ हमें इतना बता दें कि इनका बुलडोजर जो है वो किस एक्ट किस धारा से चल रहा है। जितने भी ये हमें अगर ये बता दें कानून का शासन है अगर, तो ये मुझे बता दें कि किस एक्ट की किस धारा के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। कपिल जी ये मुझे सिर्फ बता दें कि बुलडोजर किस धारा के साथ घूम रहा है। एक बात आप कपिल जी, अगर सरकार की मनमानी पे घूम रहा है तो ये कानून का राज नहीं है, आतंकवादियों का राज है। और अगर कानून की धारा से घूम रहा है तो उस धारा का नंबर ये बता दें, हम संतुष्ट हो जाएंगे। कपिल जी आप संतुष्ट कभी नहीं होंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे, मैं जानता हूं। उपाध्याय जी जस्टिस बैठे हुए हैं इस समय मेरे, हमारे आलोक जी जवाब दीजिए। मेरे प्रभु स्वामी जी बैठे हुए हमारे जनता के जस्टिस हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो बुलडोजर किस धारा से आप घुमा रहे हैं, खाली इतना ही बता दीजिए कि इंडिया में विधि का शासन चलेगा कि किसी सरकार के अत्याचार का, सिर्फ हमें यही बता दीजिए। अरे सुन तो लीजिए साहब, सुन लीजिए, बीच में इतने अधीर क्यों हो जाते हैं? बुलडोजर सब पे चलेगा। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी होगा, छोटी सी एक धारा ऑनरेबल जस्टिस हमारे दो बैठे हैं, लेकिन ये नहीं बताना चाहिए। सरकार नहीं है, मत बताओ भैया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्राइम और करप्शन नहीं हो सकता।
जरा आप देखिए ना आपके समय में क्या होता था। गायत्री प्रजापति को एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि हीनियस क्राइम 7.5% बढ़ गया। जिसके मुखिया ही 302 के अपराधी हो तो उनके राजकाज में अपराध तो होगा ही। 467 पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हुई हैं, 467 पुलिस अभिरक्षा में हत्या, और उसमें उन्नाव कांड की जो लड़की थी उसके पिता की भी हत्या योगी सरकार की पुलिस ने की थी उनके इशारे पर। ठीक है, हम कांग्रेस की रफत फातिमा, आलोक जी और कपिश जी, रफत फातिमा जी काफी देर से इंतजार कर रही है। रफत फातिमा जी, ये जो अपराधी की बात आ रही है और जिस तरह से राजनीति में अपराधीकरण की बात होती है और ये एक परंपरा सी बनती चली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि वे अपराध मुक्त प्रदेश को लेकर के आगे बढ़ रही है, अपराधियों पर उनकी लगाम है, उन्होंने माफियाओं पर बुलडोजर चलाए, यानी माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चलाए हैं। ये नारा देते हैं कि या तो अपराधी जेल में रहेगा, बेल कैंसिल कराएगा। आप कहां तक सहमत हैं? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं किस तरीके से लखनऊ, पूरे यूपी में अपराध बढ़े। कोई एक जगह नहीं, पूरे यूपी में आप रोज पेपर उठा के देखिए और अपराध की हालात क्या है। और यूपी नंबर 1 है अपराध में, ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं। और महिला अपराध में भी नंबर 1 है यूपी इस टाइम। और जिस तरीके से हीनियस क्राइम हुए हैं, हाथरस की घटना इसकी गवाही देती कि इन्हीं ने क्या करा अपराधियों के साथ। इन्हीं ने तो और उल्टा उस बच्ची को आधी रात में जला दिया गया था, उस परिवार को बंधक बना दिया गया था। अभी बात हो रही थी कि अपराधियों को हम संरक्षण नहीं देखते, तो टेनी मिश्रा तो सार्वजनिक मंचों से जहर उगल रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? जिस तरीके से वो धमकी दे रहा था, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उसको आप बगल में खड़ा करें, उसके स्वागत हो रहे, लखीमपुर में जगह जगह होर्डिंग लगे हुए उनके नाम पर। तो नैतिकता के सहारे अगर नैतिकता ही होती तो उसकी अब तक जो है बर्खास्तगी हो जाती है और वो खुद इस्तीफा देता अगर इतना नैतिकता का और मूल्यों आदर्शों पे चल रहे होते। तो इनके आदर्श मूल तो इन्होंने ताक पे रखे हुए हैं। और दूसरी बात हम कहेंगे, दलितों की बात अभी बात कर रहे थे कि हमने बहुत सम्मान दिए। इनके खुद रॉबर्ट्सगंज के छोटे लाल जी ने पीएम को जो है लेटर लिखा था। इनके जो है इटावा के अशोक दोहरे ने जो है लेटर लिखा था। इनकी जो है कुछ सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि इनके यहाँ उपेक्षा होती। तो ये किसके हैं? ना ये किसानों के हैं, ना ये महिलाओं के हैं, ना ये जो है ये दलितों के हैं, ना पिछड़ों के हैं। सिर्फ ये अपने लिए जीते हैं और अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए जीते हैं। तो बातें बड़ी बड़ी कर लेना और मुद्दों को डाइवर्ट भी करा जा रहा है कि कैसे आप इधर उधर मुद्दों में भटका के जनता के विकास की कोई बात नहीं हो रही है। 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं कि क्या करा है जनता के लिए। बात हो रही है कि हमने विकास करा है, हमें तो गड्ढे ही गड्ढे सड़कों पे दिख रहे हैं, हमें तो सिर्फ होर्डिंग पोस्टर पे विकास दिख रहा है। तो जिनके अंदर ना विकास की बात होती ना इनके आदर्श है, सिर्फ इनको अपनी बात करनी है और सिर्फ पीएम मोदी जी की जय बखान करने बैठ के यहाँ पर। तो अब वो जनता समझ चुकी है, जनता को भटकाना बंद करे, उसके विकास की चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। जनता के मूल मुद्दों पे बात करो कब होगी? जनता धर्म जाति में नहीं बटी है, उसको रोजगार भी चाहिए, उसको शिक्षा भी चाहिए, उसको स्वास्थ्य के लिए भी बात करनी है और उसको रोजगार के लिए भी बात करनी है। प्रमोद जी, दल बदल से बात शुरू हुई थी लेकिन अंत में आकर के वही राजनीतिक मुद्दे, अपराध, भ्रष्टाचार और उन पर आकर के टिक गई। कोई पार्टी उससे बची हुई नहीं है। किसी एक पार्टी को ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी में कम माफिया है या इसमें ज्यादा है। लेकिन ये सपा समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में जो टिकट वितरण हुआ है, उस टिकट वितरण में भी ये साफ दिखा और यही वजह रही। अब तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट जारी नहीं कर रही है, चुपचाप टिकट बांट रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को बाकायदा लिस्ट जारी करती है, बाकी अन्य दल भी जारी कर रहे हैं। तो क्या ये सच्चाई है? क्या समाजवादी पार्टी क्या बचना चाहती है कि उनके प्रत्याशियों का पता न चले? नहीं, ये बात उपाध्याय जी कह सकते हैं कि बीच में शायद एक लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की और उन्होंने उनको बी फॉर्म देने की बात कही। लेकिन अभी जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मीडिया ने ये बात उठाई थी कि आप लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने ये बात कही थी कि नहीं ठीक है, हम जारी कर देंगे, और शायद उसके बाद उन्होंने आज कुछ जारी भी किए हैं। तो ये, लेकिन जहां तक अपराधी की बात है तो इसमें तो किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसने, ये तो एक बात हो सकती है कि किसी दल में ज्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन आपराधिक प्रत्याशियों को बनाने में, और आपराधिक आज भी अगर उसकी एडीआर की रिपोर्ट और ये आप देख लें तो ऐसा कोई दल नहीं है कि जिसमें उनके विधायक और कई सांसद जो हैं जिनके आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हैं, उनके ऊपर वो चीजें हैं। तो अब ये तो चूंकि एक ये उपाध्याय जी कह लीजिए कि
चूंकि मेरे पास 3 अपराधी हैं, आपके पास 10 अपराधी हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये अपराधी बड़े हैं, लेकिन हम अपना आईना या अपना गला नहीं देखते हैं। तो स्थिति है राजनीति का, जो मैंने आपसे उपाध्याय जी पहले कहा कि राजनीति का जो एक चलन है, जो सिद्धांत है, जो भाव है, वो अब भाव ही नहीं रह गया है। उसमें तो एन केन प्रकारन हमको सत्ता चाहिए। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस ढंग से जातिगत समीकरणों को, चाहे वो अधिकारियों की पोस्टिंग हो, चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मंत्रिमंडल का गठन हो, उसमें सारे जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। कोई इसलिए नहीं देखे जाते हैं कि वो कोई उनके उत्थान के लिए की जा रहा है। ये उत्थान तो खाली एक मुखौटा है दिखाने का। सत्यता ये है कि कैसे हम उन जाति के वोटों को हम अपनी तरफ आकर्षित कर लें, उनको हम प्रलोभन दे दें कि देखिए हमने आपका प्रतिनिधित्व रखा। आपका जब अगर सबका साथ, सबका विकास, सारी चीजें हैं, तो फिर इसमें फिर बेलोस जो भी डिजर्व करता है उसको लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। फिर ये जातिगत समीकरणों का क्यों बैठाए जाते हैं, चाहे वो टिकट के बंटवारे में हो, चाहे किसी भी मामले में आप ले लीजिए। इवन आप अब तो ये स्थिति हो गई, अभी तक तो राजनीतिक स्तर पर ये चीज हुआ करती थी कि मतलब विधायकों को, एमपीओ को किस जाति के समीप, अब तो अधिकारियों की पोस्टिंग भी उन्होंने कहा साहब इतने ब्राह्मण अधिकारी हैं, इतने ठाकुर अपराधी हैं, इतने पिछड़े वर्ग के हैं, इतने अति पिछड़े वर्ग के हैं, इतने मुस्लिम हैं। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात कह के वो क्या बताना चाहते हैं? मतलब यही तो बताना चाहते हैं अपरोक्ष रूप से कि देखिए हम अपने वोट बैंक को कितनी मजबूती से साधे हुए हैं। तो जब तक ये मनोरथ सत्ता को हासिल करने के लिए कपीश जी से जवाब ले लेते हैं। कपीश जी, नाहिद हसन के मामले में समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? क्या जब नाहिद हसन को टिकट दिया जा रहा था तब उनके बारे में जानकारी नहीं थी कि कैराना के मामले में नाहिद हसन एक तरह से विलन के रूप में उनका नाम लिया जाता है? देखिए, जो लोग विलेन के रूप हम लेते होंगे, लेकिन जब तक जस्टिफाइड ना हो जाए माननीय न्यायालय के थ्रू, तब तक कोई किसी को किसी नहीं कह सकता। मैंने तो इतने गंभीर आरोप लगाए और गंभीर धाराएं लगी हुई हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे और केशव प्रसाद मौर्य जी से लेकर इनके तमाम विधायकों पे मैंने गिनाई। ये तो अभी उस लेवल पे विधायक भी नहीं है। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपने 5 साल उनके ऊपर ना कोई आरोप लगाया, ना आपने उनकी गिरफ्तारी की, सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी रही, अचानक आप गिरफ्तारी करते हैं, तो ये पॉलिटिकल मूव है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जेल से लड़ना आसान नहीं होता चुनाव, तो उनकी बहन को भी एबी फॉर्म दिया गया है, वो लड़ेंगी वहां से। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इस वजह से वहां पर परिवर्तन किया है। दूसरी चीज, हम इमरान मसूद को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? हम इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम सपा में हैं, इमरान मसूद को क्या समाजवादी पार्टी टिकट देगी? देखिए, ये ऐसा मसला है कि जो हमारे सामने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी की जो हमारी टीम यहाँ अखिलेश यादव से मिले थे और उन्होंने ही ये शायद इसी डर से कि इसका एक राजनीतिक रूप से विपक्ष जो है या जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी को घेरेगी और उन्होंने उनको पार्टी में शामिल नहीं किया, तो वो टिकट के लिए आए थे। कपीश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, कपीश जी से ही जवाब ले लेते हैं। कपीश जी, मैंने बहुत एप्रोप्रिएट आपको जानकारी दी कि अगर हमारे यहाँ टिकट दिया जाएगा तो टिकट आप लोगों तक पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमें अभी इस बात की कोई प्राधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं है कि हम एक अधिकृत रूप से आपको चीज कह दें, क्योंकि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हमें बहुत सोच करके अपनी चीजों को कहना पड़ता है। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के जो हमारे टिकट कमेटी के मेंबर्स हैं वो तय करेंगे, और वो जब तय करेंगे तो हम अपनी बातें उन्हीं के ऊपर रखेंगे। लेकिन हम एक बात ये जरूर कहते हैं कि देखिए, चौकी पे और चौके पे और नहीं होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। हम तो शुरू से एक बात कहते हैं कि अगर किसी के लिए भी एक आपने ओपिनियन बनाया तो वो सबके लिए ओपिनियन होना चाहिए, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो नाजिर हुसैन हो, और चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य हो। क्योंकि इन्होंने अगर 302 किया या उसमें ट्रायल चल रहा है, आरोपी है नहीं है, ये कपीश जी, आप देखिए वकालत की भाषा में आप बात कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी कोई चीज होती है। योगी आदित्यनाथ के 302 के मुकदमे को पब्लिक में इस तरीके से नहीं माना जाता कि योगी आदित्यनाथ अपराधी थे या केशव प्रसाद मौर्य अपराधी थे। लेकिन वहीं नाहिद हसन, इमरान मसूद या अन्य मुख्तार अंसारी की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक परसेप्शन ये है कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका अपराध दिखाई देता है।
योगी ने कभी कोई किसी को किडनैप नहीं किया, कभी कोई माफियागिरी नहीं की, कोई खनन के लिए या इसके लिए वसूली नहीं की है। इसलिए पब्लिक में परसेप्शन योगी जी का 302 वाला नहीं है। वो ठीक है, धारा गिनाने के लिए राजनीतिक मुकदमे सब पे होते हैं, हो सकता है आप पर भी हो और अन्य किसी नेता पर भी हो, लेकिन अंत में तो वोट जनता करती है ना। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के अत्याचारों को और आतताइयों को लोगों ने देखा है। कपीस जी, बात और प्रयागराज में कैसे आदमी गायब हो जाता है, कैसे उसकी हत्या हो जाती है, वो केस कहां से कहां जाके तो वो क्या केशव प्रसाद मौर्य करवाते हैं? क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अपहरण उद्योग में शामिल है? काम नहीं चलता है। हम एक बात सीधे उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हमारा अपराध है, हमारी धाराएं हैं और दूसरी की धाराएं नहीं है। अपराध की बात नहीं हो रही है, धाराएं की बात नहीं हो रही है। हम सुप्रीम कोर्ट में तो बैठे नहीं है, तो जनता के सवालों के जवाब मांग रहे हैं। जनता की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूं, आपसे जवाब चाहिए। हम जनता के परसेप्शन पे बात करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की तुलना मुख्तार अंसारी से की जा सकती है? क्या अतीक अहमद से योगी आदित्यनाथ की तुलना की जा सकती है? क्या मुख्तार अंसारी की तरह योगी आदित्यनाथ पर कोई वसूली का आरोप है या वो कोई किडनैपिंग का गैंग चलाते थे? आप ये बताइए, सुनील सिंह जो हिंदू युवा वाहिनी में उनके साथ थे, उनके साथ जिस तरीके से तो सुनील सिंह को जेल में डलवाइए, योगी की बात कर रहे हैं आप। नहीं आया और उनके आरोप नहीं है, उनके आरोप नहीं है। तो ये चीजें समझना पड़ेगा। देखिए, क्या 153 अगर लगी हुई है तो धार्मिक उन्माद क्या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं भड़काया कभी? ये आप कह सकते हैं? तो देखिए, ये सब कहना उचित नहीं है। मैं एक बार आपसे करबद्ध निवेदन कहना चाहता हूँ, हम सारे लोग यहाँ पर पब्लिक के कम से कम समान प्रज्ञावान व्यक्ति हैं जो कानून का आदर भी करते हैं और कानून को जानते भी हैं। तो कम से कम जस्टिस आने तक हम लोगों को ये सब चीज कहने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन आप कहते हैं जिताती उनको क्यों है? और हमारे आलोक जी से जवाब लेते हैं। आलोक जी, योगी आदित्यनाथ जी को भी कपीस जी अपराधी बता रहे हैं, यानी अपराधी की श्रेणी में रख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और 120 और भी नेता आपके विधायकों के नाम कपीस जी ले रहे हैं। तो आपका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या है? देखिए उपाध्याय जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं आपको भी सुन रहा था और कपीस जी की बात भी सुन रहा था। निश्चित रूप से हम यहाँ अदालत के तौर पे, जज के तौर पे या कोर्ट हमने नहीं लगाई है, और हम ये भी जानते हैं कि जब हम राजनीतिक तौर पे काम करते हैं तो बहुत सारे मुकदमे हमारे ऊपर किन्हीं धाराओं में दर्ज कर दिए जाते हैं। हो सकता है वो कानून की नजर में अपराध हो, लेकिन उनकी तो अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ को अपने मुकदमे उठाने से रोक क्यों दिया? संगीत सोंगी पर मुकदमा उठाने से रोक क्यों दिया? खाली इतने का जवाब दे दीजिए। कपीस जी, मुझे जरा आप ही बता दीजिए ना साहब, आप बड़े वकील हैं, जरा मुझे भी बता दीजिए, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। क्या योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो मुकदमे हैं, वो गायत्री प्रजापति के ऊपर जो मुकदमे हैं, बिल्कुल वही सेम कंडीशन है क्या उसकी? अगर वो सत्ता सदन में अकबर साहब के तो उसी ऊपर के मुकदमे थे, लेकिन आपने मुकदमा ही नहीं दर्ज किया। 35 महिला पत्रकारों का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति आपका मंत्री था और उस पर एक FIR नहीं है। क्या इसलिए वो अभियुक्त नहीं है, वो आरोपी नहीं है, वो दोष सिद्ध नहीं होगा केवल इसलिए क्योंकि आपकी सरकार ने तानाशाही की और MJ अकबर जिसने 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया, उसके ऊपर से आपने मुकदमा दर्ज ही नहीं किया। ये मान लिया जाए 35 महिलाएं जो टीवी पर आ करके कही कि हमारा यौन अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का यह मंत्री MJ अकबर ने किया है, आप उसको बख्श देंगे क्योंकि आप सरकार में आपने FIR दर्ज नहीं की, इसलिए वो बलात्कारी नहीं है, इसलिए वो यौन उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति नहीं है। और क्या स्वामी चिन्मयानंद जिसका वीडियो वायरल हुआ कि बहन बेटियों से तेल मालिश करवा रहा था, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा था, वो बाहर है, चिन्मयानंद बाहर है, और उसको बाहर किसने किया? एक संत ने। और बिटिया को किसने अंदर किया? एक संत ने। मुझे लगता है आपका झगड़ा शांत रफत फातिमा जी से जवाब ले लेते हैं। रफत फातिमा जी, राजनीति में अपराधीकरण को आप किस नजरिए से देखती हैं, और जो राजनीति में अपराधीकरण की जिस तरह से व्याख्या कपीस जी और आलोक जी कर रहे हैं, उससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, अपराध को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना अपराधी को, सीधी सी बात। सभी पे कार्रवाई बराबर से, लेकिन दृष्टिकोण सामान्य होना चाहिए।
नियत साफ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी पे अगर हम आरोप लगा रहे तो अपने को बचा रहे, सबको बराबर दृष्टि देखते कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो जो है क्या नाम है गायत्री प्रजापति हो, चाहे जो है अभी अभी खबर आई है कि कुशाग्र सागर जो है बदायूं के इनके विधायक, उन्हीं ने किस तरीके मीडिया कर्मियों को पिटवाया है, आपको भी खबर हो गई होगी उपाध्याय जी। तो इस तरीके के अपराधी जैसे जिस तरीके से अपराध हो रहा है, सड़कों सड़कों मारा जा रहा है लोगों को, और अब मीडिया को भी नहीं बख्श रहे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस तरीके से अपराधियों से कब निपटा जाएगा? तो अपराधियों से जिस तरीके से ये मैसेज जा रहा है, वो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? इस तरीके से अपराधी अगर जनता के बीच में बैठ जाएंगे, वो उनके विकास की कब बात करेंगे? वो उनके जो है सड़कों और गलियों की कब बात करेंगे? वो उन पर महंगाई पर कब सवाल होगा? कब जो है महिलाओं पे बात होगी? क्योंकि अपराधियों ने पूरे देश पे कब्जा जमा लिया इस टाइम, हर तरीके की तानाशाही हो रही है, आवाज दबाने का काम हो रहा है। लोकतंत्र को अगर किसी ने धज्जियां उड़ाई है तो इसी सरकार ने उड़ाई है, तो किसी भी अपराधी को बख्शना नहीं चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, इसी पर आपका जवाब। एक लाइन में बोल दूं, कपीश जी बोले, आलोक जी, कपीश जी बोले, फिर आप बोलिए, फिर प्रमोद जी से इस बहस को समाप्त करवाएंगे। जी कपीश जी आप बोलिए, एक एक करके बोले। कपीश जी पहले। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक आपको मैं सूचना दे रहा हूं कि मणिलाल पाटीदार जिन्होंने एक व्यापारी की हत्या की थी, उनको भी इनकी पार्टी ज्वाइन कराने वाली है, क्योंकि अगर ज्वाइन ना कराना होता तो इतने दिनों तक योगी जी के शिकंजे से वो अपराधी बाहर कैसे होता? आज बताइए कैसा शासन चल रहा है कि पुलिस वालों से हत्याएं कराई जा रही हैं और पुलिस वाला भाग जा रहा है। गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या एक थाना अध्यक्ष कर दे रहा है, नवीन कुमार। कल जो है दीवानी न्यायालय में सबके सामने गोली मार दी गई, एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस वहीं पर वो मामला अलग है, उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। गोरखपुर में जो हत्या हुई थी, वह जिस दानिश की हत्या हुई है उसने बलात्कार किया था और 2020 से वो जेल में बंद था, नाबालिग से बलात्कार किया था। हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल अलग तरह का मामला है। मैं माफी के साथ चाहूंगा, उसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अभियुक्त था तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाएगी भाई? वो भाजपा ने थोड़ी की है, वो तो एक पीड़ित पिता ने कर दी, वो आपराधिक मामला, गिरफ्तार हो गया, उससे इसका सरकार का क्या लेन देन? उसके नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? पिता ने कर दी, पिता ने हत्या नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जेल में है, वो जेल में है, वो गलत है। किसी भी प्रकार की हत्या किसी के भी द्वारा की जाए वह गलत है, पूरी तरह से गलत है, कानून का उल्लंघन है, नहीं होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, नहीं तो अराजकता हो जाएगी। मैं अपने शब्दों को दोबारा कह रहा हूँ कि कानून ही अपना काम करे, ये देश संविधान से चलेगा। जी कपीश जी। न्यायिक अधिकारी को गोली मार दी जाएगी, इस राजकाज में कुछ नहीं बचा भाई। हम लोगों को भी वो गोली लग सकती थी। कपीश जी, आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल चुके हैं। और मैं रफत फातिमा जी से कहना चाहता था, कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। मुझे लगता है कि आपकी पोस्टर गर्ल को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी में क्या खास है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल का जो शासनकाल उत्तर प्रदेश में रहा, उसमें क्या रहा? आप ही तो लेकर के आई थी, प्रियंका गांधी जी ही तो अपना पोस्टर लेकर के आई थी। प्रियंका मौर्य को लेकर के आई थी, उन्होंने आपका चेहरा नहीं दिया। प्रियंका मौर्य जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में चला रही है, किसकी क्या विचारधारा ये भी पता है, प्रमोद जी, प्रमोद जी इस बहस का अंत नहीं है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण, दल बदल, इन तमाम सारी चीजों पर आपका क्या नजरिया है? आलोक जी, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। 1 मिनट फातिमा जी, प्रमोद जी बोल रहे। उपाध्याय जी, आज बड़ी सार्थक बहस आपने की, और अगर आप देखें तो कपीश जी और आलोक जी दोनों ने आपकी इस बहस के बड़े सच्चे मन से जवाब दिए हैं। अगर आलोक जी ने कहा कि इधर मुख्तार अंसारी और इन लोगों के नाम लिए, तो उन्होंने गायत्री प्रजापति के, तो कपीश जी ने भी उनको बताया कि आपके यहाँ चिन्मयानंद जी, आपके यहाँ और साक्षी जी और इन सब लोगों के नाम लिए। तो देखिए, जो मैं कह रहा था बात वही है कि हमको हमारे यहाँ अपराधी है तो वो एकदम हृदय परिवर्तन कराया, आप क्या है तो वो अपराधी है। तो ये सारे राजनीतिक दलों का स्थिति ये है कि सारे राजनीतिक दल
खाली बस एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि 17 का अगर आप चुनाव देखें तो अखिलेश यादव ने को इस बात को लेकर बड़ी आलोचना हुई थी पार्टी के अंदर, पार्टी के सीनियर लोगों में, और मुख्तार अंसारी को टिकट देने से मना कर दिया था कि ये अपराधी, हम इनको नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तब टिकट नहीं दी, लेकिन फिर स्थितियां बदली तो जो एक पश्चिम उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में एक इसको क्षमा करिएगा, जो एक मुहावरा मैं कह दूं कि यहाँ अगर राजनीतिक दल चाहे भी तो कर नहीं सकते हैं, तो मुहावरा ये है कि राण रड़ापा तब कटे जब रड़ुए काटन दें। तो यहाँ तो स्थिति है कि अगर हम ठीक होना चाहेंगे तो आप ठीक होने नहीं देंगे, तो अगर हम अपराधियों से गुरेज करेंगे तो आप अपराधियों को दे देंगे। तो ये जब तक राजनीतिक दल बैठ के ठीक है प्रमोद जी, समय हुआ जा रहा है, इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक सार्थक बहस थी। हम फिर इसी तरह की बहस करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ शामिल हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बदल को लेकर के बहस, लेकिन दल बदल से मामला आकर के टिक गया। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण, माफिया राज, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।